अब हम जरा माइक्रो लेवल पे यानी कि सीधा सीधा बाजार के कुछ एक शेयरों से जुड़ जाते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले है हिमांशु गुप्ता, दूसरा है राजेश सर, राजेश पलविया। उनसे जरा करते हैं बातचीत। राजेश जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड आफ्टरनून। आपके ट्रेड कौन से हैं जरा ये बता दीजिए सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला ट्रेड जो रहेगा वो रहेगा आईटीसी पे। आईटीसी काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेशन करता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन स्टॉक में देखने को मिली है, 235 का लेवल इसने आज जो क्रॉस किया है, हमें लगता है कि जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ, अब ये स्टॉक 250 की तरफ मूव होता हुआ दिख सकता है। तो आईटीसी पे बाय करने की सलाह रहेगी 230 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से एस्कॉर्ट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि स्टॉक अभी डेरिवेटिव में बेन में है, बैन पीरियड में ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रही है और जो ब्रेकआउट हुआ है इसमें रेंज का, वो ये दिखाता है कि स्टॉक अब एक अच्छा अपमूव यहाँ से नियर टर्म में दिखाता हुआ दिख सकता है। 1680 से 1700 तक की अपसाइड हमें एस्कॉर्ट में बहुत जल्द आते हुए दिख रही। तो हम यहाँ पे 1590 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट को भी बाय करने की सलाह देंगे। जो तीसरा स्टॉक है वो है बाटा इंडिया का। हालांकि स्टॉक पिछले 5-10 मिनट में काफी शार्प अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो हम यह मान के चल रहे हैं स्टॉक में जो टारगेट आना चाहिए करीब 2270 से 2280 तक के टारगेट बाटा में आते हुए दिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्टॉक हालांकि अब मूव हो चुका है 20-25 रुपए, तो अब स्टॉप लॉस यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे करीब 2200 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 2270 से 2280 तक की अपसाइड के लिए बाटा इंडिया भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 शेयर हो गए आपके, एक तो बाटा, दूसरा है आईटीसी और तीसरा है एस्कॉर्ट्स। ये तीनों शेयर आपकी लिस्ट में आ गए, तीनों के तीनों बाय कॉल हैं। हिमांशु गुप्ता भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, आपके कॉल्स कौन सी हैं? जी रिम्पी जी, तो कोइंसिडेंटली पहला स्टॉक मेरा भी जो रडार पर है वो बाटा इंडिया का ही है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, बहुत अच्छा हुआ एडिशन, लॉन्ग साइड पर बनता हुआ नजर आया है। 2200 के ऊपर जो जहां पर कॉल राइटर्स की तरफ से सबसे बड़ा हर्डल था, वहां पर जिस तरह की अनवाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिली है, तो मुझे लगता है बाटा इंडिया में एक अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ सकता है। 2275-2280 रुपए तक के टारगेट के लिए बाटा में खरीदारी करके चलें। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 2200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अगर कोई डिप मिलता है 10-15 रुपए का तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और आपको 2300 के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पर पसंद है वो है सिप्ला का। तो देखिए क्लियर कट स्टॉक ने एक बहुत ही प्यारा आज के सेशन में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। 920-925 के लेवल पर पिछले काफी हफ्तों में काफी बार स्टॉक ने हर्डल फेस किया था, और आज विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। तो मुझे लगता है सिप्ला में यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 952-955 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 928 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। और साथ ही साथ जिस तरह का ब्रेकआउट और फॉर्मेशन यहाँ पर फार्मा सेक्टर में देखने को मिली है डीपीजी, मुझे लगता है कि फार्मा में और भी स्टॉक्स में काफी अच्छे मूव्स देखने को हमको शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। करेक्ट, राइट। तो ये रहेंगे पिक्स हिमांशु की। इनफैक्ट आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन। राजेश, आपसे भी व्यू जान लेते हैं कि फार्मा स्पेस से आज थोड़ा सा एक्शन दिख रहा है, क्या किसी तरह की डिफेंसिव रणनीति में है बाजार इस वक्त? क्या ट्रेडर्स को लग रहा है गुड टू प्ले आउट? वैसे ही ऑलरेडी हम देख चुके हैं कंसोलिडेशन के फेज में रहा है फार्मा स्टॉक, उनमें खास मूवमेंट नहीं आई पीछे के दिनों में, तो चर्निंग वहां हो रही है अब। बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस था इस सेक्टर में। आज फार्मा हेल्थ केयर दोनों सेगमेंट में आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। तो हालांकि एक कंसोलिडेशन का मूव इन सारे सेक्टर्स में होते हुए दिखा था, और अब जिस तरीके से प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें लगता है जो स्टॉक्स ऑलरेडी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लाइक स्टॉक लाइक सिप्ला, सन फार्मा और डिवीज लैब, ये तीनों स्टॉक्स हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं फार्मा स्पेस से। और अगर हम देखें तो ग्लेनमार्क में भी आज एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है सारे फार्मा स्टॉक्स में, हेल्थ केयर स्टॉक्स में, हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में भी ये मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू रहते हुए दिख सकता है, क्योंकि एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब नियर टर्म चार्ट पे विजिबल है। तो यहाँ पे हमें ग्लेनमार्क यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पे हमें लगता है ग्लेनमार्क में जो ब्रेकआउट हुए 520 के ऊपर अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे इसे बाय करना चाहिए। 555-560 तक की अपसाइड बहुत जल्द आते हुए दिख सकती है। सिप्ला भी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से सिप्ला में हमने पिछले दिनों में गिरावट देखी और अब वापस स्टॉक 920 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो डेली चार्ट पे एक
राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है सिप्ला भी यहाँ से एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिख सकता है। 980 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें आते हुए दिख सकती है। सिप्ला बाय किया जा सकता है 905 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, तो राजेश को ग्लेनमार्क पसंद आता है, सिप्ला पसंद आता है, हिमांशु को भी फार्मा स्पेस पसंद आता है, लेकिन एक बार व्यू जानना चाहेंगे हिमांशु आपसे IRCTC पे भी। अब क्योंकि सारी फुल कैपेसिटी के साथ ट्रेन्स दौड़ेंगी, ये क्लियर हो गया, और आज स्टॉक में जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है स्प्लिट के बाद से, आज पहला दिन है जब इतनी तेजी दिख रही है स्टॉक में, क्या आपको वॉल्यूम वाइज भी ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट्स पर? गुड आफ्टरनून टू यू प्रियंका जी। देखिए, क्लियरली स्टॉक में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद वापस से थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आया है। आज अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो वहां पर एक अच्छा राउंडिंग बॉटम विजिबल है, और जिस तरह से यहाँ पर स्टॉक ने 900 रुपए का अपने हर्डल पार किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आपको और मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि आपको नियर टर्म में स्टॉक में 975-980 रुपए तक का एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, बट उसके बियॉन्ड का मूव मुझे लगता है कि वहां पर हमको वेट करना पड़ेगा। और अगर कोई जो ट्रेडर्स जिन्होंने इसको नीचे लेवल की पोजीशन पर लिया हुआ है, तो मेरी सलाह रहेगी कि 960-980 की जोन में यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। स्टे विद अस, एक छोटा सा ब्रेक का समय। ब्रेक के बाद हम स्पॉटलाइट डालेंगे अशोक लेलैंड पर, उनके रिजल्ट्स के साथ आगे की स्ट्रेटेजी क्या बन रही है, साइकिल कमर्शियल व्हीकल साइकिल कैसा लग रहा है। कंपनी के CFO गोपाल महादेवन हमसे बात करेंगे कहीं में चाहिए। वेलकम बैक का आप देख रहे हैं ET Now स्वदेश, और फोकस में है इस समय अशोक लेलैंड के रिजल्ट्स। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए थे और मिस्टर गोपाल ज्वाइन कर रहे हैं हमें, महादेवन साहब, बात करने के लिए। देखिए स्टॉक डेज हाई पे है, ऑलमोस्ट 2% हाया। गोपाल, गुड आफ्टरनून। ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम्स का ट्रेंड किस तरह से शेप अप हो रहा है इस क्वार्टर में भी, और ओवरऑल ट्रेंड आपको किस तरह जाते हुए दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड ट्रेंड इन द सेंस दैट इंक्वायरीज कैसी आ रही हैं हर सेगमेंट वाइज, अगर आप शेयर कर सकते हैं। I think industry volumes बढ़ रहा है quarter on quarter. We have seen that the quarter 2 volumes were better than the quarter 1 also. Sequentially, it has improved well. Our volumes have also grown, significantly. So we are expecting that Q3 and Q4 should be better quarters as the economy opens up further. Because with the level of vaccination that has happened in the country today, it looks like the COVID. Impact of COVID-3 should not be very significant. And also from the company's perspective, we would be launching the CNG range of vehicles in Q4, which will actually improve our share of market in ICV with the CNG launch, which is also going to be a positive for us. सर, एक ये सेगमेंट टू सेगमेंट में मेरे को थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी आपसे कि बस, ट्रक और डिफेंस से जो होने वाला रेवेन्यू, क्योंकि आप तीनों सेगमेंट्स में ही हैं, तो इसको आप किस तरह से इसको अलग अलग करते हैं, और दूसरे हाफ में इससे उम्मीदें कितनी की जाएं इस पर्टिकुलर तीनों सेगमेंट से, बस, ट्रक एंड डिफेंस? Well, all I will tell you is that MHCV accounts for roughly about 55% of revenues today, and the balance is by non-MHCV sectors. LCV has been doing very well. The market share has grown to nearly 23.3% in the second quarter. Aftermarket, power solutions, defense, and exports are also doing reasonably well, especially aftermarket and power solutions. So we expect that these businesses will continue to contribute to the overall revenue pie and the profit pie also, more importantly, because the margins in these businesses are much, much better. करेक्ट, राइट थी। मिस्टर माधवन, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि मार्जिन प्रेशर कितना ज्यादा वेट करता है आपके लिए, कैसे डेंट किया है इसने प्रॉफिटेबिलिटी को, और क्या कमोडिटीज के बढ़े हुए दाम का असर रहा है? Yes, you're right. I mean, the raw material prices, especially steel, has been increasing month on month ever since mid of last year. So, the industry volumes were not picking up until now.
So to the extent possible, we have been increasing our pricing also. We did a price increase in April. We did a price increase in July. We would also be doing that as we move forward. But most importantly, we'll be focusing on increasing our market share. That is going to be very crucial for us. And the launch of the CNG vehicle in the fourth quarter will be a big plus for us in terms of increasing our share further. Hopefully, we should see growth in our market share from where I'm speaking now. And as far as pricing is concerned, we will, try to manage the pricing as efficiently as possible. But the second part of this is also going to be to manage our cost. So both on material side and on overheads, our large teams are working to reduce the material cost as well as the overheads, which would improve our overall operational efficiency. And there is a big focus on digital in the company today because there are more efficient ways of getting, business done. Hopefully, with all of this happening, we should see the profitability of the company improve, but we'll have to wait and watch. गोपाल, कंपनी की डेट पे इस समय क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? आपने पहले बताया था कि सिस्टमैटिकली डेट रिड्यूस करना इज अ एरिया ऑफ फोकस. अभी क्या चल रहा है? One of the most important, I think, highlights of this quarter was the steep reduction in debt. We have, reduced debt by over 1,000 crores, and our current debt levels are about 3,100 crores, which is a debt equity of about 0.5, which is very, very comfortable for any company. We will continue to focus on cash generation, working capital management, and also to see how the P&L contributes to the cash of the company. Hopefully, our situation should get better as we move forward. We'll keep you posted on that. गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आज आपने समय दिया. अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. आई होप जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी. और आप जो कह रहे हैं कि डिजिटल पे ज़्यादा फोकस रहेगा और इन तीनों डिविजन्स को हम थोड़ा और बेहतर करेंगे, इसके लिए हमारी भी आपको बहुत बहुत बधाई सर. आगे बढ़ते हैं. मेरे साथ दो मेहमान बने हुए हैं. हिमांशु गुप्ता हैं, साथ ही राजेश पलविया. उनसे जरा करते हैं बातचीत. राजेश जी, एक बार जरा अशोक लीलैंड के चार्ट देखिए. कुछ दिन पहले मैंने आपसे पता किया था तो अच्छा चल रहा था. अभी भी मैनेजमेंट का व्यू बहुत क्लियर है कि ग्रोथ आगे आएगी. चार्ट से कह रहे हैं सर. तो डिम्पी जी, बिल्कुल देखिए, काफी स्टेबल चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का. और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म सेटअप एनालाइज करें तो करीब 7 से 8 महीने का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे इसमें विजिबल है. और जिस तरीके से स्टॉक में एक सस्टेन स्ट्रेंथ बनी हुई है मंथली चार्ट पे, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे बाय एंड होल्ड करना चाहिए. हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट इस स्टॉक में हुए हैं, ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में 175-180 तक का भी अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे दिखाता हुआ दिख सकता है. तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें. इस स्टॉक में 142 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें. और हमें लगता है ट्रेडिंग टारगेट जो आना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, वो आना चाहिए करीब 160 तक के. लेकिन पोजिशनल टारगेट हम यहाँ पे मान के चल रहे 175 से 180 तक की भी अपसाइड इस स्टॉक में आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है. तो अशोक लीलैंड बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी. ठीक है, बाय करने की सलाह भी है. स्टॉप लॉस भी काफ़ी ठीक है 142 रुपये का. और अगर पोजीशन रख सकते हैं तो 175 भी जा सकता है. शेयर तो ठीक लग रहा है, चार्ट्स भी ठीक है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक थी. आगे बढ़ते हैं. हिमांशु, एक शेयर मैंने आपके लिए निकाला. हालांकि ये शेयर आप भी बता सकते रहे, लेकिन मैं ढूंढ रहा था तो मेरे को एक शेयर मिल गया. उसमें है कर्नाटका बैंक. ये क्या बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है क्या? एक बार आप इसके जरा चार्ट चेक कर लेंगे क्या? डीपी जी, देखिए, बिल्कुल ऑलरेडी स्टॉक में जो अपना एक हर्डल सप्लाई जोन था उसको यहाँ पर पार कर चुका है ये स्टॉक. अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो पहले स्टॉक में 72 रुपए के आसपास एक हर्डल था. स्टॉक ने उसको पार किया. उसको पार करने के बाद कुछ हफ्तों की एक कंसोलिडेशन दिखाई उस लेवल के ऊपर. और फिर एक जो इमीडिएट नया हर्डल था 74-75 रुपए का, उसके भी ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है. मुझे लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली एक अच्छा मूव यहाँ से दिखा सकता है. स्टॉप लॉस छोटा है, 70 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस बनता है. पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म के नजरिए से 72 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह रहेगी. अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक क्योंकि एक बड़ा हर्डल पार करता हुआ निकल रहा है, 75-76 रुपए का ऊपर का एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है, तो जो टारगेट है वो ऑन कंजर्वेटिव साइड यहाँ पर 90 से 92 रुपए तक का आपको आने वाले कुछ हफ्तों में आता हुआ नजर आ सकता है. ठीक है हिमांशु, एक बार आप अदानी पोर्ट्स और अदानी ग्रीन इनके चार्ट चेक कीजिए. आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि इज इट टाइम, क्योंकि हम देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी एक बड़ा ट्रिगर है अदानी ग्रीन्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक्शन आपको अदानी पोर्ट्स में भी दिख रहा है, अदानी पैक में भी दिख रहा है. कैसे दिख रहे हैं चार्ट पर काउंटर्स?
तो देखा सुबह आज मैंने दोनों ही स्टॉक्स कवर किए थे अपने ओपनिंग थीम में, जो मैंने स्टॉक्स आज के लिए रिकमेंड किया था। अदानी एंटरप्राइजेस का जो वीकली क्लोज लास्ट हफ्ते नजर आया है और पिछले हफ्ते जिस तरह की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो अपने आप में एविडेंट है कि ये जो यहाँ पर मोमेंटम है ये अभी रुकने वाला नहीं है। और स्टॉक ने जिस तरह से नए हाईज को अंकोर हुए हैं, एक साइडवेज मल्टी वीक्स कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर बड़ी तेजी आने वाले दिनों में आपको आते हुए नजर आ सकती है। 1700 रुपए के ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस इंटायर ग्रुप में अगर आप अदानी पोर्ट या अदानी एंटरप्राइजेस में एक स्टॉक चुनना चाहें तो आई विल स्टिक विद अदानी एंटरप्राइजेस। और जिस तरह से स्टॉक में मोमेंटम और जिस तरह की खरीदारी और ब्रेकआउट यहाँ पर विजिबल है, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों का नजरिया रख के 1780 1800, लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ये स्टॉक 2000 रुपए की तैयारी करता हुआ नजर आएगा। और इसी पैक से अदानी ट्रांसमिशंस और अदानी ग्रीन्स, वो दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि सिमिलर पैटर्न और एक आउट परफॉर्मेंस उन दोनों ही स्टॉक्स में आती हुई नजर आ सकती है। पर्टिकुलरली अदानी ग्रीन्स में एक लंबी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अब आपके लिए 1250 1260 एक अच्छा बेस का काम करेगा। और अपसाइड में कहीं ना कहीं यहाँ पर 1500 रुपए तक की अपसाइड आपको आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, ठीक है। और हमने देखा भी है कि अदानी एंटरप्राइज, आप यू राइटली सेड, एक अच्छी कंसोलिडेशन का फेज देख चुके हैं अदानी स्टॉक्स, और अब शायद यहाँ से निकलने का द डार्क क्लाउड सीम्स टू बी ओवर नाउ, या फिर उससे निकलने की कोशिश करता हुआ ये पैक। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज फर्टिलाइजर पैक की बात करें, पाइप काउंटर्स की बात करें, यहाँ अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पर क्या दिख रहा है आपको? कौन कौन से काउंटर्स? यूपीएल की बात तो सुबह हिमांशु ने भी की थी। तमाम पूरा पैक ही आप देखें, अच्छा बजिंग है। कौन से स्टॉक्स आपकी पसंद होंगे इस सेक्टर से? तो फर्टिलाइजर में चंबल फर्टिलाइजर का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, अगर हम इसका डेली सेटअप देखें तो स्टॉक पिछले दिनों में एक रेंज में कंसोलिडेट होकर अब जिस तरीके से इसमें वॉल्यूम एक्शन बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है चंबल फर्टिलाइजर को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में 390 तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। तो 357 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 345 का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 390 तक के आते हुए दिख सकते हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पे हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है फर्टिलाइजर स्पेस से। जेंटलमैन, स्टे विद अस। आईपीओ मार्केट में तो जबरदस्त हलचल चली रही है। एक और नया कंपनी टार्सन प्रोडक्ट्स, जो एक्चुअली वो एक इंडियन लैब वेयर कंपनी है, वो करीब 1025 करोड़ के आसपास रेज कर रही है बाजार से। तो उनके मैनेजमेंट के पास बात करने के लिए चलते हैं। रोहन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैनेजमेंट का पार्ट है। रोहन, इशू पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस समय। ये बताइए कि कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह के सेगमेंट में आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और एग्जैक्टली यहाँ से कंपनी का एक ब्रॉड प्लान क्या है? सर, हमारी कंपनी 1983 में स्टार्ट हुई थी और हम लेबोरेटरी कंज्यूमेबल्स बनाते हैं प्लास्टिक में, और हम बेसिकली तरह तरह के इंडस्ट्री को अपना अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक, रिसर्च, एकेडेमिया, बायोफार्मा, फार्मा, हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री। और अब हम जो एक्सपैंड कर रहे हैं वो हम कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में, और नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, जैसे पीसीआर टेक्निक्स, सेल कल्चर टेक्निक्स, इस तरह के नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं। काफी यूनिक कंपनी है आपकी इंडीड। रोहन, अपने क्लाइंट्स के बारे में कुछ शेयर करिए, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है आपकी, और ग्रोथ यहाँ अभी तक कैसी रही है? डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स में भी क्या आप प्लान बना रहे हैं एक्सपैंड करने के लिए? जैसे मैंने बताया, हमारे पास लीडिंग पोजीशन है, लीडिंग ब्रांड पोजीशन है, और मार्केट शेयर है इंडियन मार्केट में। तो हमारे क्लाइंट्स आर स्प्रेड ओवर डायग्नोस्टिक, फार्मा, रिसर्च, एकेडेमिया, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो इन सेगमेंट्स में जो सारे क्लाइंट्स हैं जो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं वो हमारे क्लाइंट है। और हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, अभी हम 40 कंट्री में हैं, जिसमें हम ओडीएम सेल करते हैं, व्हाइट लेबल सेल, और अपने ब्रांड का सेल करते हैं। तो आगे चल के हम ये नंबर ऑफ कंट्रीज को बहुत अग्रेसिवली बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है लास्ट 10 और 12 साल में इंटरनेशनल मार्केट्स में, दोनों ओडीएम में और ब्रांडेड में हम नए कंट्रीज बढ़ा के अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। ओडीएम में हम अपना बास्केट बढ़ाएंगे, अपना वॉलेट शेयर बढ़ाएंगे कस्टमर्स के संग,
और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का भी फायदा उठाएंगे और उसमें भी काफी ग्रोथ दिखने को मिलेगा। रोहन, अभी आप कह रहे थे ना कि आप 40 से ज़्यादा कंट्रीज पे आपका एक्सपोर्ट है। मैं डाटा को चेक कर रहा था, 75% आप कुल मिला के एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सप्लाई चेन का कितना फर्क पड़ता है और आगे चल के इसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे, कैसे दिखती है आपको, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? लास्ट 12 से 14 महीने में ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन रहा है और फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़े हैं। तो इस तरह से कंपनी को जो प्रॉब्लम आए हैं वो पूरी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आए हैं, नॉट ओनली आवर इंडस्ट्री बट अदर इंडस्ट्रीज। तो हमने उसी तरह से अपना स्ट्रैटेजी को ऑल्टर किया है और इस तरह से हम रॉ मटेरियल सफिशिएंट स्टॉक्स रखते हैं ताकि हमारा बिजनेस हिंडर ना हो। In terms of availability, raw material prices are raw material products and pricing is available and at this moment we are as a company हम जो जिस तरह के हालात है उस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजी लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। राइट रोहन, एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आप फिलहाल डिस्पोजेबल प्लास्टिक लैब मैन्युफैक्चर करते हैं, आपकी राय जानना चाहेंगे हम ESG को लेकर, वहां कंपनी के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान ऐसा ही है हमारा कि प्लास्टिक जो लेबोरेटरीज में यूज हो रहे हैं उसका वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से हो और जो प्लास्टिक का वेस्ट जो लेबोरेटरी से निकले वो किस तरह से मैनेज हो और एनवायरनमेंट को डेट्रीमेंटल इफेक्ट ना करे। क्योंकि अगर आगे चल के हमें और नए बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कवर करने हैं और नए डिजीजेस को के हल निकालने हैं तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है और इस हाईटेक रिसर्च के लिए प्लास्टिक का बहुत जरूरी है। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि किस तरह से हम इस प्लास्टिक वेस्ट कमिंग आउट ऑफ लैब्स उसको मैनेज कर सके, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। राइट। अच्छा, लास्टली बिफोर वी लेट यू गो, अगर थोड़ा सा हमें अपनी कंपनी और इंडस्ट्री पर उससे ज्यादा यहां से क्या किस तरह का आउटलुक आपको लग रहा है? इंडस्ट्री के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर लग रहा है मुझे, बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। और हमने एज अ कंपनी बहुत ही डिसिप्लिन के संग इस कारोबार को चलाया है लास्ट 3-3.5 डेकेड से, और इसी डिसिप्लिन के संग अगर हम आगे बढ़े तो हम बहुत बढ़िया पोजीशन में रहेंगे कंसिडरिंग द इंडस्ट्री टेलविंड्स इन द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जैसे अजय ने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि बहुत ही यूनिक कंपनी है। वास्तव में जब मैं आपकी कंपनी की वेबसाइट देख रहा था बहुत ही यूनिक अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि इस तरह के प्रोडक्ट जो है इंडिया में एक ऐसी कंपनी बना रही है जो 75% एक्सपोर्ट भी करती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी ही आपसे वापस मुलाकात होगी। आगे बढ़ते हैं, दो टेक्निकल एनालिस्ट, एक आधे डेरिवेटिव भी हैं, राजेश पलिया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, कोई एक ऐसा ट्रेड जो अभी आपको लग रहा हो कि इस 18,000 का जो 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर की निफ्टी से मैं हट के एक सौदा लेना चाहता हूं, मेरे को 200 पॉइंट नीचे तो बाजार गया और 200 पॉइंट ऊपर आते बाजार चला, मैं इस तनाव में नहीं जीना चाहता, एक शेयर लेके रखना चाहता हूं, 1 महीने बाद आपसे बात करूंगा। तो डिम्पी जी देखिए, जो स्टॉक यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री में जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में एक अप मूव देखा है, पिछले 3-4 सेशन में काफी अच्छा अप मूव यहाँ से बनते हुए दिखा है। हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ से बाय करना चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे हम यहाँ मान के चल रहे हैं स्टॉक में 2700 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो 2500 के स्टॉप लॉस से रिलायंस इंडस्ट्री में बाय करें 2700 की अपसाइड के टारगेट के लिए। ठीक है, तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया एक शेयर जिस पे आप कह रहे हैं कि आगे अभी भी बढ़त दिखेगी। हिमांशु, एक शेयर ना आपने कल परसों बताया था जिसका नाम था भारती एयरटेल। देखो मार्केट के अंदर को ज्यादा उथल पुथल भी नहीं हुई है, भारती एयरटेल भी वहीं है, अपना वहीं ही ट्रेड कर रहा है 738-740 के आसपास। ये डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना, खराब तो नहीं हुआ ना? जिनके पास भारती एयरटेल है होल्ड करके रखे ना। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए चार्ट सेटअप में कोई किसी तरह की अभी कोई खराबी नहीं है। यूजुअली स्टॉक का जो फिनोमिना है चलने का वो ऐसा ही है कि दो स्टेप फॉरवर्ड एक स्टेप बैक। तो फ्राइडे के सेशन को एक अच्छी तेजी का सेशन यहाँ पर देखने को मिला था, आज एक ब्रीदर लिया है स्टॉक ने, और मुझे लगता है कि क्योंकि अपर एंड पर है अभी भी बना हुआ पिछले दिन की क्लोजिंग का, तो कोई ऐसी कोई खास चिंता की बात नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी बात की जाए
तो जब तक स्टॉक 724 725 रुपए के ऊपर बना हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी अगर कंसोलिडेशन मिलती है तो वो खरीदारी का ही मौका है। करेक्ट। राजेश, एक बार आप फाइन ऑर्गेनिक्स का चार्ट देखें। फाइन ऑर्गेनिक्स पीछे के कई दिनों से रिजल्ट शायद इसमें एक ट्रिगर है, जिसके बाद हमने देखा इसमें अच्छा मोमेंटम था। आज ये काउंटर 13% ऊपर है। क्या करना चाहिए? अब इसे बुक कर लें या फिर अभी भी आपको लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा? तो प्रियंका जी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज स्टॉक पे देखने को मिला। अगर हम इसका आज का सेटअप देखें, डेली वीकली सेटअप पे जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकआउट हुए हैं विद वॉल्यूम एक्शन, ये दिखाता है कि स्टॉक में मोमेंटम यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए दिखे। क्योंकि अगर इसको अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम इसको एनालाइज करें तो स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो सारी टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से आज का वॉल्यूम एक्शन बना है, हमें लगता है स्टॉक में यहाँ से 4000 तक की भी अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। थोड़ा सा पोजिशनल इसको अगर होल्ड करें, 3650 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के टारगेट 3900 4000 तक की अपसाइड यहां से बनते हुए दिख सकती है। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है फाइन ऑर्गेनिक का, बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। करेक्ट। फाइन ऑर्गेनिक्स अभी भी 4000 तक के लेवल्स राजेश को पसंद आते हैं। हिमांशु, मिड कैप आईटी पे आपसे बात हो ही रही थी और आपने कुछ सिलेक्टेड पिक्स भी शेयर की, इन्फोसिस हो, माइंडट्री हो। क्या करना चाहिए इन्हें? आपको लगता है कि अभी भी यहाँ ऐड करने की सिचुएशन बनती है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज के जो अगर आप बाजार को देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी जो पार्टिसिपेशन है वो फार्मा, रियलिटी और केमिकल स्टॉक्स की तरफ से आती हुई नजर आई है। लेकिन क्लियर कट जो आउट परफॉर्मेंस रहे हैं इस रैली के और जो बाजार में जो मुझे लगता है कि और स्ट्रेंथ दिखाने की जहां पर स्कोप ज्यादा है, वो क्लियर कट मिड कैप स्पेस ही है। और वहां पर एक स्टॉक में मुझे लगता है कि आज एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है और एक तेजी के लिए तैयार है, वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स का। काफी दिनों की साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है 4200 के ऊपर। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से जो ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स के डेटा है यहाँ पर और टेक्निकल सेटअप है, मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक आपको 4320 के पहले टारगेट के लिए एज अ बीटीएस की एक अच्छा कैंडिडेट नजर आता है। और अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया लेना है तो मुझे लगता है 4380 4450 तक के टारगेट्स आपको परसिस्टेंट सिस्टम्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जैसा आपने मेंशन किया कि माइंडट्री, कोफोर्ज, एलएनटी, इंफोटेक, एलटीटीएस, ये हमारी कुछ प्रेफर्ड पिक हैं जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। राइट जेंटलमैन, स्टे विद अस। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक में जाते वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन से हमने सुबह बात की थी, फंड मैनेजर, मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी जी। आइए जाते जाते ब्रेक में सुन लेते हैं उनका क्या नजरिया इस समय बन रहा है, हाउ ही इज अप्रोचिंग द मार्केट्स। अगर आप सिंपल बात मुझसे पूछें कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टॉक मार्केट में अगले साल आगे बढ़ेगा या मंदी का माहौल छाएगा, मेरे ख्याल से तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। इफ यू हैव चीप मनी, अनचीप मनी आज हिंदुस्तान में जिस पैमाने पे उपलब्ध है, सस्ता पैसा आज हिंदुस्तान में जिस पैमाने में उपलब्ध है, ये इतिहास में कभी पहले हुआ नहीं है। हमारे देश को सस्ता कैपिटल की बेहद जरूरत है और आज वो उपलब्ध है। मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी और मार्केट में तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। तो ये हो गया सिंपल लेवल पे स्टोरी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जहाँ पे स्टोरी बन जाता है कि कंसोलिडेशन का डायनामिक, जैसे मैं बोल रहा हूँ हर एक सेक्टर में एक कंसोलिडेशन का माहौल बैठेगा जहाँ पे जो कमजोर कंपनी है वो दब जाएगी। रीजनल प्लेयर है, सेकंड रेट प्लेयर है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कैपिटल एलोकेशन प्रमोटर जी अच्छी तरह से करते नहीं है, वैसे कंपनी दब जाएंगे। तेजी का माहौल मार्केट में बरकरार रहेगा, लेकिन जो कमजोर फ्रेंचाइज है वो दब जाएगी। तो जो निवेशक का इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आप हर सेक्टर में टॉप 1 या 2 के चोटी के प्लेयर में निवेश करें, आपका पैसा अगले 2-3-4 साल बढ़िया बनेगा। लेकिन कमजोर प्लेयर की तरफ मत जाए, छोटी पीई मल्टीपल देख के, लो पीई मल्टीपल देख के प्रभावित होकर उस स्टॉक को उठाइए मत। टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज में निवेश करें, आपको फायदा रहेगा। आपने नायिका की बात छेड़ी, पूरे देश में हर एक सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन और कंसोलिडेशन। फॉर्मलाइजेशन मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर थी वो फॉर्मल की तरफ आ जाएगी, टैक्स पेइंग की तरफ आ जाएगी, और फिर सेक्टर में कंसोलिडेशन का माहौल होगा। आज नायिका ने किया है, ऐसे मेरे ख्याल से अगले 2 साल में काफी सारे आईपीओज आएंगे जो सेम डायनामिक पे काम करेंगे। लिशियस का उदाहरण दिमाग पे आता है, बाइजू का उदाहरण दिमाग में आता है।
लिस्टेड मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो में टाइटन, तेज जैसे कंपनी ने बिल्कुल सेम काम किया है, एशियन, पीडिलाइट ने भी बिल्कुल सेम काम किया है। इनफॉर्मल को फॉर्मल बनाए और फिर कंसोलिडेट करके एक 10, 20, 30 बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइज बनाई जाए। ब्रेक पर फिर आपका स्वागत है। दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हिमांशु गुप्ता हैं और साथ ही साथ राजेश पल्विया हैं। राजेश जी, एक चीज बताइए, अगर आज निफ्टी किसी तरह से हरे निशान में 18,100 के ऊपर बंद हो जाए, फ्यूचर 150 के ऊपर बंद हो जाए, तो निफ्टी को लेके जाना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? डिम्पी जी, बिल्कुल देखिए, निफ्टी की अगर आज की क्लोजिंग 18,150 के आसपास भी अगर होती है तो बिल्कुल लेके जाना चाहिए, क्योंकि हम अब जिस तरीके से निफ्टी में लोअर साइड से जो रिकवरी बनी और 18,100 को डिफेंड करके स्टॉक निफ्टी अब यहाँ से ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग तो यहाँ से बनते हुए दिख रही है। ऑलरेडी कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस यहाँ पे अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से सेटअप बना है 18,200 यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी फ्यूचर के लिए। वो क्रॉस होते से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। करंट सीरीज में जो कॉल राइटर्स है वो एग्रेसिव अभी 18,200 के आसपास, वो लेवल को जैसी निफ्टी क्रॉस करेगी तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा। तो आज की क्लोजिंग स्पॉट पे अगर 18,150 के ऊपर होती है तो बिल्कुल बीटीएसटी का ट्रेड यहाँ से कैरी किया जा सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन में जरूर हम 18,200 के लेवल को क्रॉस करेंगे और वहां से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सेक्टोरियल रोटेशन हम यहाँ पे देखते हुए दिख रहे हैं। आईटी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, इवन रियल एस्टेट स्टॉक्स भी आज अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम और पिकअप होते हुए दिखेगा और बहुत जल्द हम 18,200 के लेवल को क्रॉस करेंगे। तो 18,150 के ऊपर आज बंद होते हैं तो वहां से बीटीएसटी का ट्रेड बिल्कुल किया जा सकता है निफ्टी पे। हिमांशु, एक चीज और है, आज इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ही आईटी के जाइंट आज बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बाजार को उतना पुश नहीं दे पा रहे जितना चाहिए। क्या टीसीएस पे थोड़ा ट्रस्ट रख सकते हैं? ये 3650, 3700 का भाव हो जाएगा, यानी कि 200 रुपए यहाँ से और चल सकता है। और मैं सिर्फ इसी 3 ट्रेडिंग सेशन की बात बोल रहा हूँ। फ्राइडे की इस बार छुट्टी है। तो डिम्पी जी देखिए, मुझे लगता है कि 3600, 3620 तक की अपसाइड को तो मैं रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि जिन लेवल से टीसीएस में रिकवरी देखने को मिली है उन लेवल्स पर काफी अच्छा सपोर्ट और एक बेस बनता हुआ नजर आता है। और मुझे लगता है कि हालांकि आज कोई बड़ा पार्टिसिपेशन इस इंडेक्स और इन स्टॉक्स से देखने को नहीं मिला, लेकिन जो व्यू और जो सेटअप है वो काफी हद तक पॉजिटिव बना हुआ है। 3540, 3535 के आसपास एक अच्छा बेस है, वहां पर इंट्राडे में या कल अगर आपको मिलता है तो खरीदारी का एक अच्छा मौका है। और 3620, 3625 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि आपको आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। हिमांशु, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि अपने कैपिटल गुड्स स्पेस से देखा, आपसे बात भी हो रही थी शुक्रवार को, कि थर्मेक्स के रिजल्ट के बाद एक अच्छा मूव सेम डे भी देखने को मिला और वो मोमेंटम अब भी सस्टेन्ड है थर्मेक्स में, लेकिन उसका एक रब अप इफेक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे केपीआईटी में, केपीआईटी कमेंट्स में, सिमेंस में, वहां ज्यादा मोमेंटम प्ले नहीं दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आपको ओवरऑल थर्मेक्स के बिना ये पूरा सेक्टर? कैपिटल गुड्स के दूसरे स्टॉक्स कौन से पसंद आते हैं? तो देखिए प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बड़ी तेजी थर्मेक्स के नंबर्स के बाद थर्मेक्स में और रिलेटेड स्टॉक्स में कुछ देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा जो कोई फॉलो अप मूव यहाँ पर आता हुआ नजर नहीं आया। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि सीमेंस एक ऐसा स्टॉक और सेटअप है जो कि मुझे अभी भी काफी पसंद है। एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया और उसके बाद स्टॉक वापस से कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनाने की प्रोसेस में है। मुझे लगता है कि 2310, 2320 स्टॉक के लिए अच्छे सपोर्ट जोन्स हैं जहां पर खरीदारी करके चलें। यहाँ पर इवेंचुअली 2500 रुपए तक के टारगेट्स आपको मे बी नेक्स्ट वीक तक आते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ वोल्टैम्प एक और कैश सेगमेंट का स्टॉक है प्रियंका, इस पर मेरी नजर गई थी वीकेंड पर। तो यहाँ पर भी स्टॉक ने थर्मेक्स के नंबर्स के बाद एक नया ब्रेकआउट दिया था ऑल टाइम हाइस के आसपास। हालांकि 2 दिनों से स्टॉक वापस से एक रिट्रेसमेंट मोड में है, लेकिन ओवरऑल सेटअप और स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी पॉजिटिव बना हुआ है और मुझे लगता है कि 1780, 1760 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। इस स्टॉक में भी खरीदारी करके चला जा सकता है और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मेरा मानना है कि ये स्टॉक जल्दी ही 2000 के पार होता हुआ नजर आ सकता है। एंड फाइनली बीईएल एक ऐसा स्टॉक है जो अपने गेन्स हैं उनको सस्टेन कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि 210, 220 के पास
मल्टीपल टाइम स्पेंड करने के बाद अब हायर जोन पर टिकने में कामयाब रहा है। तो BEL भी एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आप नजर रख सकते हैं। 232-235 तक के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। 218 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म का एक स्टॉप लॉस 218 के नीचे लगाया जा सकता है। यानी अगर आप इस स्पेस से 3 कॉल्स देते हैं तो यानी आप सेक्टर को पसंद कर रहे हैं और आपका यहाँ पर सेंटिमेंट और जो चार्ट्स पर जो रीडिंग है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है हिमांशु। फिलहाल चलिए रुक करते हैं आगे, एक और स्टॉक की बात करते हैं जिसके रिजल्ट्स आए थे, क्योंकि थर्मेक्स के बाद हमने अप मूव देखा और बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स और उसके बाद पूरे ही साइकिल के लिए कैपिटल गुड स्पेस के लिए एक अच्छे फंडामेंटल रीजंस है जिसके चलते हम मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन हिंडाल्को जहां नंबर्स अच्छे आए लेकिन स्टॉक में वो तेजी बनी नहीं रही, मोमेंटम जारी नहीं रहा। लेकिन मैनेजमेंट से हमने जब बात की थी, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हम लोग ने जो बोला था कि हम लोग नेट डेट टू एबिडा को स्टेडीली नीचे लाएंगे, और फरवरी में हम लोग ने इस प्रेजेंटेशन में बोला था कि कैसे हम लोग डेट रिडक्शन करेंगे। हम लोग H1 में तो हम लोग नोवेलिस के साइड से एटलीस्ट 200-300 मिलियन डेट रिपेमेंट किया है, और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट ईयर हिंडाल्को का जो 6,000 करोड़ बॉन्ड ड्यू होगा वो भी हम लोग रिपे करेंगे। तो हमारा जो डीलेवरेजिंग का प्लान हम लोग ने फरवरी में अनाउंस किया था, हम लोग बोल सकते हैं कि उस प्लान से हम लोग थोड़ा स्लाइटली बेटर तरीके से चल रहे हैं। प्राइसेस को एलिवेटेड नहीं, मैं बोलूंगा प्राइसेस को फर्म रखेंगे। मुझे जो हमारा जो एनालिसिस है कि जो सप्लाई एंड डिमांड एल्यूमिनियम और कॉपर में है वो काफी टाइट है। अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम में तो अभी डेफिसिट 0.9 मिलियन टन डेफिसिट है इस साल पे, और एनालिस्ट जो कहते हैं कि अगले 2-3 साल में भी ये डेफिसिट रहेगा। तो हमारा जो एनालिसिस है कि एल्यूमिनियम और कॉपर प्राइसेस जो है वो काफी फर्म रहे। गुड कमेंट्री, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट ये सारे ही मेटल स्टॉक्स में हमने देखने को मिला लास्ट कुछ दिनों में। लेकिन एक एरिया मार्केट का जो कंप्लीटली रीरेट होता हुआ नजर आ रहा है और वो है हॉस्पिटल स्पेस। राजेश, मैं आपसे हॉस्पिटल स्पेस की बात करूंगा। जो टॉप 3 आज ऊपर हैं, फोर्टिस, अपोलो, इवन थायरो केयर, डायग्नोस्टिक भी काफी अच्छा चल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा शैल्बी जैसे नहीं चल रहा है। 2 ही मिनट में पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स, मैक्स हेल्थ, फोर्टिस और अपोलो के मैनेजमेंट्स ने क्या कहा था इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद, उसका एक स्लाइस प्ले करते हैं, उसके बाद हम स्टॉक चेक करेंगे। So Apollo Health and Lifestyle, yes, it really grew 386 crores of revenue, and definitely a strong EBITDA growth. Most of this growth came from diagnostics, where there was 150% improvement over last year. And we believe that we will continue on this trajectory of growing the diagnostic business. We've hired 900 phlebotomists this year, and we believe that we will consolidate our presence in the south, hoping to be the #1 player in the south and then moving into the north, and definitely a strong presence in the east. So we have 10,000 beds in our kitty. We've operationalized 8,000 beds, actually 7,900 to be exact. This quarter we operationalized another 280 beds, and I believe that we will fully operationalize the other beds by the end of the year. And when we do that, we are looking at, with decreased ALOS and higher utilization, we should be able to increase revenues. But more importantly, we are looking at brownfield expansions. We are growing our presence in Bangalore, where we're adding an additional 350 beds in the next 24 months. We are doing it on the land that we already have. We're also looking at expanding our presence in Chennai, where we're restructuring the entire Chennai premises, and by doing so expanding the number of beds by another 150 beds in Chennai. And we're looking at a possible expansion in your city of Bombay, a city that we love very much, with the revenue share model that will give us a presence in central Bombay. With that, we will have New Bombay, we'll have Central Bombay, and we have
daycare surgical centers in AHLL, which will form part of the network. I think you should look at Apollo not just as hospital and hospital beds, but you must look at it with the assets that we have in Apollo Health and Lifestyle, which is daycare centers, birthing centers, clinics, and the diagnostics. And when you look at that, I think we have very strong clusters of care in both the Tier 1 and the Tier 2 cities. देखिए इंटरनेशनल बिजनेस भी वापस, जिस तरह मैंने कहा, पूरा वापस आना है. जो हाई रेवेन्यू और हाई आरपॉप बिजनेस है उसका भी फायदा होना चाहिए हमको आने वाले क्वार्टर्स में. पहले भी आपने देखा होगा हेल्थ केयर बिजनेस में जो सेकेंड हाफ रहता है, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वो बेटर रहता है पहले हाफ के हिसाब से. तो हम ये भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल भी. तो जो करंट बिजनेस है वो सस्टेनेबल है. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जो सेकेंड हाफ है वो बेटर होना चाहिए जो लगता है अभी. लेकिन कोविड का कोई कुछ नहीं कह सकता. अगर वो वापस आया किस शेप और किस लिहाज से वापस आएगा वो एक चीज है जो देखनी पड़ेगी. तो अभी तो हम काफी कॉन्फिडेंट हैं अपने सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर दोनों के हिसाब से. इस टाइम पे जो अनसर्टेनिटीज हैं कोविड नॉन कोविड लेके, उसके वजह से थोड़ा डिफिकल्ट रहता है रेवेन्यू और एबिटा प्रोजेक्शन करना. लेकिन हम आज के हिसाब से कॉन्फिडेंट हैं कि वो बेटर ही रहेगा. हमारे 2 हॉस्पिटल हैं आज की डेट में. जो हमारा फ्लैगशिप है मैक्स साकेत में, वहां 2 हमारे हॉस्पिटल्स हैं. उसके बीच में एक विक्रांत फाउंडेशन का लैंड था जिनका हमने टाई अप किया है अभी हॉस्पिटल लगाने के लिए वहां पे. तो वो एक है. इससे हम साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉम्प्लेक्स बन सकता है. आज की डेट में 750 बेड हमारे पास हैं और इसको ऐड करने के बाद अगर हम पोटेंशियल 2300 बेड का है, 750 बेड को एक्सपैंड करके 2300 बेड मैक्स साकेत, और बिल्कुल अपना दिल्ली के बीच में, आप जानते हैं साउथ दिल्ली के बीच में जमीन है. तो 2300 बेड का ये तो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे 18% तक एबिटा हमने इसमें अचीव किया है ये सेकेंड क्वार्टर में. पर ये एक सस्टेनेबल नंबर है और इससे आगे हमें बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे, ऐसा हमारा मानना है. इसके कई कारण हैं. रियलाइजेशन ही सिर्फ एक कारण नहीं है. इसके दूसरे कारण हैं जो कॉस्ट से संबंधित हमने बहुत से इनिशिएटिव्स पिछले 2-3 साल में लिए हैं और वो आगे भी कॉस्ट पर फोकस बना रहेगा. तो उसके चलते एक तरीके से देखा जाए तो एक स्टेबल स्टेट मार्जिन्स जो हैं वो हमारा मानना है कि स्टेबल हॉस्पिटल्स में करीब 20% से ज्यादा होने चाहिए. अभी हमें कुछ 1 या 2 तिमाही और लगेंगे उस स्तर पर पहुंचने में, पर हमारा एम है कि हम कंसिस्टेंटली इससे बेहतर परफॉर्म करें. राजेश, आप बताइए, तीनों स्टॉक्स आपने सुने, मैनेजमेंट भी बहुत सॉलिड कमेंट्री दे रहे हैं इस अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी. वो तो हो गया फंडामेंटल नजरिया. लेकिन चार्ट्स पे मैक्स हेल्थ, अपोलो, शाल्वी तो चल नहीं रहा है खास, थायरो केयर आज ऊपर है. आपको ये सब किस तरह से नजर आ रहे हैं? किस तरह के टारगेट्स बन सकते हैं इसमें 6 से 8 महीने में? तो अजय जी देखिए, बिल्कुल अपोलो हॉस्पिटल तो नो डाउट एक क्लियर अप ट्रेंड में बना हुआ स्टॉक, और जिस तरीके से हमने एक यू शेप रिकवरी डेली चार्ट पे देखी, हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल तो यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम और भी यहाँ से दिखाता हुआ दिख सकता है. 5250 से 5300 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है. तो कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप्स में ये स्टॉक को बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है. 4950 का स्टॉप लॉस रखें. फोर्टिस के सेटअप की बात करें तो पिछले 2-3 हफ्तों से देखें तो स्टॉक में लोअर साइड से जिस तरीके से रिकवरी बनी और हायर हाई फॉर्मेशन जो बन रहे हैं वीकली चार्ट पे, वो ये दिखाते हैं कि एक जो करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था वो एक कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है और अब फोर्टिस वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिख रहा है. तो फोर्टिस में भी हमें लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक 300 के लेवल को क्रॉस करेगा तो इसमें जो अपसाइड के टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं वो आना चाहिए करीब 340 तक के. तो फोर्टिस में भी बाय करने की सलाह रहेगी. 260 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और ये स्टॉक को भी बाय किया जा सकता है. जो तीसरा स्टॉक आपने बात किया वो थायरो केयर का. थायरो केयर में अगर हम देखें तो अभी एक कंसोलिडेशन का यहाँ पे एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है. हमें लगता है कुछ समय स्टॉक एक कंसोलिडेशन में यहाँ पे और गुजारेगा. रेंज जो रहेगी कंसोलिडेशन की वो रहेगी करीब 1100 से 1225 के आसपास की एक रेंज है जिसमें कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा. जैसे स्टॉक में 1225 के ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ
पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, जो कि स्टॉक को फिर 1400 की तरफ भी लेके जा सकता है। मैक्स हेल्थ का स्ट्रक्चर भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मैक्स हेल्थ में देखें तो जिस तरीके से वीकली सेटअप अब बने हैं और स्टॉक में करीब 7-8 वीक का एक जो करेक्शन के बाद अब जो रिकवरी बनी है वो ये दिखाती कि मैक्स हेल्थ को यहाँ से बिल्कुल बाय किया जा सकता है, क्योंकि अब वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मैक्स हेल्थ में जो आने वाले टारगेट होना चाहिए आगे आने वाले दिनों में, वो करीब 400 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। 340 का स्टॉप लॉस से मैक्स हेल्थ को भी बाय किया जा सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, सेकंड फोर्टिस, थर्ड मैक्स हेल्थ और फोर्थ वन होगा थायरोकेयर। परफेक्ट, पूरा आपको ऑलराउंड एनालिसिस हमने दे दिया है, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे कोलीग ने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर वरुण दुबे से बातचीत की ओला इलेक्ट्रिक के प्लान्स के बारे में। ईवी का स्पेस बहुत जबरदस्त हो गया है, हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और कमेंट्री लिस्टेड स्पेस से भी आती देखी है। ये अनलिस्टेड स्पेस से कंपेरेटर है, चैलेंजर है एग्जिस्टिंग कंपनीज को। आइए जानते हैं उनका क्या प्लान्स है यहाँ से। पिछले 2 हफ्ते में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में काफी बात हुई है, और जब से राजीव बजाज का कमेंट आया है कि लेगेसी प्लेयर्स को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए स्टार्टअप्स को, उसके बाद से हेडलाइंस और बड़ी हैं। हमारे साथ ओला इलेक्ट्रिक के सीएमओ वरुण दुबे हैं। वरुण, राजीव बजाज का कहना है कि इतने हल्के में लेगेसी प्लेयर्स को न्या लें, आपकी क्या सोच है इस कमेंट के बारे में? उत्कर्ष, हमारी तो ये पोजीशन बिल्कुल नहीं है। वी बिलीव, हमारा जो मिशन इलेक्ट्रिक है कि इंडिया में 2025 के बाद कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं कोई भी पेट्रोल स्कूटर नहीं बिकना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर पूरा इंडस्ट्री साथ में मिलकर काम करे, चाहे वो नए प्लेयर हों, लेगेसी प्लेयर हों, एंड नॉट जस्ट इंडस्ट्री के प्लेयर्स, इट्स इवन कंज्यूमर्स। जनता को भी हमारे साथ मिलके दे हैव टू चूज इलेक्ट्रिक एंड रिजेक्ट पेट्रोल, एंड ऑल ऑफ अस साथ में अगर हम काम करें तो 2026 तक हम 2025 तक हम डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने 2 दिन के लिए सेल्स की विंडो खोली थी और करीब 1200 करोड़ की सेल करी थी, जब हमारी आखिरी बात हुई थी। डिलीवरीज इसकी अब कब से शुरू हो जाएंगी? डिलीवरीज विल स्टार्ट दिस मंथ। वी हैड, जब हमने बुकिंग लिया था लोगों से, तो हमने उनको एक डिलीवरी विंडो कमिट किया था। वी आर टेस्ट राइड शुरू हो रहा है 10 तारीख से, एंड देन धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो टेस्ट राइड्स अवेलेबल हो जाएंगी। एंड जैसे ही लोग टेस्ट राइड लेंगे, टेस्ट राइड लेके वो हमें बैलेंस अमाउंट दे सकते हैं, एंड डिलीवरीज विल सून विल बिगिन इमीडिएटली आफ्टर। बैलेंस अमाउंट कितना होगा और कितना अमाउंट पहले लिया गया था? सो अभी हमने लोगों से लिया है 499 रिजर्वेशन के लिए फॉर टू बी एलिजिबल टू परचेज। फिर दे हैव गिवन अस 20,000 टू सिक्योर द बुकिंग्स, and then the final installment will be about depending on where they are, and taxes about 1 lakh plus if they are buying the S1 Pro, और अगर वो S1 खरीद रहे हैं तो about 79,000। कब से कब तक ये डिलीवरी शेड्यूल्ड है जो फर्स्ट राउंड की थी? सो जब हमने सितंबर में खोला था तो हमने लोगों को बताया था कि उनका स्कूटर कब उनको मिलेगा, एंड लोगों ने आई थिंक देयर आर पीपल जिनका दिसंबर में डिलीवरी शेड्यूल है, जैन में है, कुछ का फेब में भी है। हमारी अगर फ्यूचर फैक्ट्री की बात करें, 2.5 मिलियन की फर्स्ट फेज की कैपेसिटी है, उसके बाद 10 मिलियन जाती है। अभी हमारी क्या कैपेसिटी होगी, किस हिसाब से रैंप अप चल रहा है? सो फेज 1 2 मिलियन का है, एंड वी आर कंप्लीटिंग फेज 1 नाउ, एंड रैंप अप शुरू हो रहा है। सो इन द कमिंग few months we should be at full capacity at phase 1। सेमीकंडक्टर की दिक्कत से पूरी दुनिया को इम्पैक्ट है, ओला कैसे इससे इम्पैक्टेड है? ये बात तो आपको लगता है कि डिलीवरी शेड्यूल थोड़े बढ़ गए उसकी वजह से? ये बात तो डेफिनेटली सच है कि दुनिया में काफी टाइम से काफी बड़ा सेमीकंडक्टर्स का इशू चल रहा है। हर कोई इससे इम्पैक्टेड है, एंड देयर इज क्लियरली सम इम्पैक्ट एवरीबॉडी, सबके साथ हो रहा है। हमने काफी कुछ इम्पैक्ट अपने टाइमलाइंस में फैक्टर इन करके दिए थे टाइमलाइंस, सो हमारा इम्पैक्ट शायद थोड़ा कम है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लेयर्स। सो राइट नाउ बहुत ज्यादा वेरिएंस नहीं है बिटवीन आवर कमिटेड टाइमलाइंस एंड व्हाट वी आर। अभी तो S1 Pro स्कूटर्स हैं, आगे क्या, आपने एक मास मार्केट सूट की बात करी थी, आगे क्या क्या आ सकता है ओला की तरफ से? जी हम पूरा ईवी का पोर्टफोलियो बनाएंगे। अभी हमने प्रीमियम स्कूटर S1 लॉन्च किया, हमारा मास मार्केट स्कूटर भी आएगा। सो हमारा रेंज होगा स्कूटर्स का, रेंज होगा बाइक्स का, अदर 2 व्हीलर फॉर्म फैक्टर्स का भी, एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली कार्स एज वेल। कार्स कब तक आ सकती हैं? अभी के प्लान में कहाँ है? फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको शायद ज़रा बात नहीं कर सकते हम। वी टॉक अबाउट इट वंस वी हैव सम प्रोडक्ट टू शो। अच्छा, जो 10 मिलियन की फैक्ट्री है, फ्यूचर फैक्ट्री, उसके लिए तो आपके पास फंडिंग है। जो कार्स की फैक्ट्री आएगी उसके लिए क्या आप एडिशनल फंडिंग देखेंगे उस समय?
I mean, you know, as and when we have more to announce on those plans, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. But अभी तो we are well capitalized and well funded for our plans. थैंक यू वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात Thank you, करने के लिए. Utkarsh. It was always a pleasure. Thank you. वरुण दुबे थे जो कि सीएमओ हैं ओला इलेक्ट्रिक के, और वो जो स्कूटर है काफ़ी शानदार है. हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि बुकिंग जोरदार रही थी. जैसे 1200 करोड़ रुपए की बुकिंग के बारे में आपको बता भी रहे थे उत्कर्ष, ये बात बिल्कुल ठीक है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिनसे कंपटीशन है उसमें ये आप जो स्कूटर देख रहे थे सॉर्ट ऑफ अ जुपिटर या फिर हीरो की एक जो एक स्कूटी है उसके जैसे ही है ये. तो एक बार टीवीएस मोटर पता कर लेता हूँ क्योंकि जुपिटर ब्रांड जो है वो टीवीएस का है. एक बार टीवीएस देख लीजिए आप हिमांशु, क्योंकि अब ओला तो लिस्टेड है नहीं तो हमको इसका पीयर देखना पड़ेगा जहाँ पे कंपटीशन है और लुक अलाइक है, जहाँ पे सबसे हिट करेगा. एक बार जरा टीवीएस देखो. देखिए अच्छी आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी टीवीएस ने दिखाई है. हमने इसको पॉइंट आउट भी किया था जब इसमें एक अच्छा मूव बनने की तैयारी हो रही थी, और स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में एक बड़ा मूव दिखाया. मतलब 650-700 रुपए के पास एक ब्रेकआउट था और स्टॉक 800 रुपए के ऊपर जाकर ऑलरेडी आ चुका है. तो मुझे लगता है कि एक बड़े मूव के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नियर टर्म में कंसोलिडेशन एक लाइकली सिनेरियो लगता है, यहाँ पर 700 रुपए के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्लेस्ड है. ऑल इन ऑल स्टॉक का जो स्ट्रक्चर और सेटअप है वो पोजिशनल तौर पे काफी बुलिश है, काफी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मच हायर लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. बट शॉर्ट टर्म में इमीडिएट अगर आप 2-4 दिन का नजरिया देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई खास आपको शायद कोई मूवमेंट आती हुई ना मिले. 700-710 रुपए की जोन में एक अच्छे सपोर्ट जोन प्लेस्ड हैं जहां पर मैं खरीदारी की सलाह दूं. ठीक है हिमांशु, लगे हाथ फिर एक शेयर आप और देखो, वो है IGL. हम लगातार ना 505 की वेट कर रहे थे कि किसी तरह से 505 के लेवल आ जाए. आज क्लोजिंग में शायद हमको 505 का IGL का लेवल मिल जाए. ये अभी भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है या फिर खिसका के थोड़े से लेवल्स ऊपर और चाहिए होंगे हमको? तो डीपीजी अच्छा होता अगर ये स्टॉक डिसाइसिवली 507-8 के ऊपर बंद हो जाता है, या और मोर इम्पोर्टेंटली 510 के ऊपर क्लोज हो जाए. लेकिन जिस तरह की फंडामेंटल डेवलपमेंट है, प्राइस इंक्रीज है यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं, और ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने वापस से अपना हायर हाइज हायर लोज का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर वापस से सस्टेन कर लिया है. साथ ही साथ न केवल IGL बल्कि इस सेक्टर में खरीदारी लौटते हुए देखने को मिली है. तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये कंफर्म हो चुका है कि स्टॉक वापस से अपने तेजी के ट्रेंड में आ चुका है. मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अब आपको 500 रुपए के नीचे का एक 498 या 497 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है तेजी की. 510-512 रुपए के अगर स्टॉक ऊपर निकलता है किसी दिन तो वहां पर वो एक थ्रेशोल्ड का काम करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके ऊपर आपको मोमेंटम जो है उसमें तेजी बनते हुए नजर आएगी. ऑलराइट राजेश, कुछ देर पहले तो 18,100 के नीचे भी स्लिप हो गया था निफ्टी, लेकिन कुछ मोमेंट्री के लिए यानी कुछ सेकंड्स के लिए ही रहा. एक क्लियर दिख रहा है कि शायद कॉल राइटर्स और कॉल बायर्स के बीच में एक इक्वेशन जो क्लियरली नहीं दिख पा रही है. 18,100 के नीचे भी शायद यहाँ पर जो मंदी करने वाले हैं वो खींचना चाह रहे हैं, लेकिन 18,100 इसके ऊपर अगर क्लोज होते हैं, क्या ये एक क्रूशल सपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं आप, या फिर आप कहाँ क्रूशल सपोर्ट देखते हैं बाजार के लिए जो नहीं टूटना चाहिए? तो आज के लिए अगर क्लियरली बात करें तो देखिए पुट राइटिंग जो है एग्रेसिव आज भी जो ऐड होते हुए दिख रहे हैं वो तो 18,000 पे है, तो वो तो एक बेस कंफर्म करते हुए दिख रहा है इस वीकली सीरीज के लिए. और उसके बाद अगर हम देखें तो जो आज एक्टिविटी बन रही पुट राइटर्स की वो बन रही 18,100 पे. तो आज की क्लोजिंग 18,100 के ऊपर होना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं 18,100 पे बेस बनाने की, वो एक कहीं ना कहीं कंफर्म होते हुए दिखेगा. हमें लगता है कि क्लियर कट जो तेजी बनेगी वो तो 18,200 के ऊपर बनेगी, क्योंकि वहां पे जो करीब अगर हम देखें 56 लाख कॉल्स का कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है वीकली सीरीज में, वहां पे अगर वो क्रॉस करता है वो दायरे को तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा. बट अगर आज की क्लोजिंग 18,100 के ऊपर भी रहती है तो कहीं ना कहीं बुल्स अभी भी कमांड में रहेंगे और मार्केट वापस से यहाँ से 18,200 की तरफ बढ़ने के लिए एक बार जरूर अटेम्प्ट करता हुआ दिखेगा. तो हमें लगता है 18,100 18,200 का दायरा
कल के सेशन में प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहां से फिर मार्केट एक डायरेक्शन डिसाइड करेगा वीकली एक्सपायरी के इस वीकली एक्सपायरी के लिए। बट हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप बन रहे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें लगता है कि मार्केट 18,200 के लेवल को क्रॉस करके एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इस वीकली एक्सपायरी में दिखाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 18,200 के ऊपर तेजी दिखती है राजेश को। अभी फिलहाल 18,100 के ऊपर क्लोज होना आज बहुत जरूरी है। हिमांशु, क्या इस तरह की कोई रिलेशन या आपको कोरिलेशन दिखती है, और मे बी इट्स जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस कि हम देखते हैं कि जब जिन जिन सेक्टर्स में आज अप मूव है वो तो चल रहे हैं, या फिर अर्निंग का ट्रिगर है, न्यूज का ट्रिगर है, या फिर जिन सेक्टर्स में आज फॉर एग्जाम्पल पावर स्पेस में तेजी है, लेकिन एक और जो ट्रेडर्स का शायद फैंसी सेक्टर हो जाता है वो जो न्यू एंट्रेंट्स रहे हैं एफएनओ में। अगर एक मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस बट लेट मी नो अगर आप ऐसा ट्रेंड से किस तरह रिलेट करते हैं। सिंजन चलता है तो उस दिन कैनफिन होम्स में भी आपको तेजी दिखती है, और शायद उस दिन ही आपको डेल्टा कॉर्प, परसिस्टेंट, इन सारे कॉम्बिनेशंस में तेजी दिखती है। क्या ये कोई कोरिलेशन है या इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस? वेल, आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये डिस्कस करी। आई हैवंट लुक्ड इनटू इट एज ऑफ नाउ। अभी आगे मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ ऐसा कोइंसिडेंस मैं भी आइडेंटिफाई कर पाऊं। Hopefully it will help in my analysis also, but फिलहाल I think it's just a coincidence. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स पे आते हैं। आज आईटी का पार्टिसिपेशन तो है बट उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। टीसीएस है, माइंडट्री है, इन्फोसिस है। अगर आप निफ्टी की आईटी स्टॉक्स में देख रहे हैं तो ये सब अच्छे हैं। कफोर्ज भी एक ठीक शेयर है, आज 1.5% ऊपर बंद हुआ है। एक बार अपनी व्यू पॉइंट कफोर्ज पे दीजिए राजेश सर, क्या इसको कैरी करके जाना चाहिए? थोड़ा 5,000 का शेयर है इसलिए मेरे को थोड़ा ना हाथ डालने में थोड़ा डर लगता है। इससे अच्छा 1700 का इन्फोसिस है, वो ज्यादा ठीक दिखता है। तो देखिए डिम्पी जी, पिछले कुछ सेशन में जरूर लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी है और वहां पे आउट परफॉर्मेंस मिड कैप आईटी स्पेस में बना है। हालांकि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में, और आज भी बाइंग इंटरेस्ट तो जरूर बना हुआ है। कोफोर्ज के सेटअप की बात करें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक एक अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले वीक के हाई को क्रॉस करके अब यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है स्ट्रेंथ तो अभी भी बनी हुई है यहाँ पे। जब तक ये स्टॉक 5400 के ऊपर ट्रेड करता है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक यहाँ से 5600-5700 की तरफ भी अपमूव यहाँ से बनाता हुआ दिख सकता है। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है और दूसरा फार्मा, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो कि पिछले दिनों में एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोअर साइड से एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनते हुए दिखा है। तो ये एक मार्केट में जिस तरीके से सेक्टोरियल रोटेशन होते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये दोनों सेक्टर में अब वापस बाइंग इंटरेस्ट बना है, क्योंकि काफी दिनों से एक स्टॉक में इन स्टॉक्स में करेक्शन था। तो कोफोर्ज में पोजीशन लॉन्ग का रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें 5400 का। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं करीब 5650-57 के बीच में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है राजेश जी, आपके ट्रेड थे, एक तो आईटीसी, दूसरा था बाटा, तीसरा था एस्कॉर्ट्स। इन तीनों में ही कोई कमी करनी है, बढ़ाना है या कुछ चेंज करना है तो बताओ आप। लास्ट का 30 सेकेंड आपके पास। नहीं डिम्पी जी, तीनों ही स्टॉक अच्छे स्टेबल सेटअप दिखा रहे हैं और हमें लगता है तीनों स्टॉक्स को कैरी किया जा सकता है, और हमें लगता है कि बिल्कुल तीनों स्टॉक्स अच्छा यहाँ से एक अप मूव दिखाते हुए दिख सकते हैं। तो तीनों स्टॉक को कैरी किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है हिमांशु, आपकी तरफ से भी बाटा था और एक सिप्ला था, कोई चेंज करना है तो बताओ आप, कोई एडिशन, कोई सब्सट्रैक्शन कुछ करना है तो जिम्पी जी दोनों स्टॉक्स कैरी करेंगे। दोनों स्टॉक्स पॉजिटिव नोट पर क्लोजिंग दिखा रहे हैं और अच्छे स्ट्रेंथ दिखाने में कामयाब रहे हैं, तो दोनों स्टॉक्स कैरी करेंगे। साथ में एक मेट्रोपोलिस से एक स्टॉक है जिसको कैरी किया जा सकता है फ्रेश बीटीएसटी के तौर पर। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसमें आता हुआ नजर आया। हमने स्टॉक को कुछ दिनों पहले कवर भी किया था, और आज की जो ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग होती है देखने को मिल रही है, बहुत पॉजिटिव है। तो मेट्रोपोलिस को या तो फ्यूचर्स या कैश में कैरी कर सकते हैं, नहीं तो 3400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन को भी बीटीएसटी करके चलने की सलाह रही।
ठीक है, अगर आप ये शेयर नहीं बताते तो यही शेयर मैं आपसे पूछने वाला था कि मेट्रोपोलिस को क्यों नहीं आप ऐड करवा रहे, क्योंकि ये तो अच्छी क्लोजिंग करके जा रहा है और ये लैब वाला शेयर है। आज हॉस्पिटल और हेल्थ केयर के शेयर चले भी हैं। ठीक है, मेट्रोपोलिस आपने जोड़ दिया, अच्छा लगा। बाटा, सिप्ला, मेट्रोपोलिस, आईटीसी, बाटा एंड स्कॉट्स, ये दोनों एक्सपर्ट्स की कॉल्स होंगे। बाजार बंद होने के बाद जरा जल्दी से आज देख लेते हैं मार्केट्स के अंदर क्या चला और क्या नहीं चला। आज मार्केट के अंदर जिन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई वो था पावर ग्रिड, ओएनजीसी, नंबर्स की बदौलत ओएनजीसी चला, रिपोर्ट अच्छी आई थी। आईटीसी स्ट्रेंथ वापस ले गया, 238 पहुंच गया। ये लिटमस टेस्ट वाला एरिया है, ये 238 से लेकर 245 तक पार होगा, अच्छा चल जाता है। सिप्ला, यूपीएल, ब्रिटानिया, ये 3 शेयर और हैं जिन्होंने आज करीब 1-1.5% तक की मजबूती दिखाई है। मैं जब ये नाम पढ़ रहा था इसमें कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जैसे कि रिलायंस, जैसे कि इन्फोसिस, जैसे कि टीसीएस, जो कि आज मार्केट को लीडरशिप दे पाता, इसलिए आज बाजार के अंदर ठहराव रहा, एक रेंज का मार्केट रहा। आज जो शेयर नहीं चले वो थे कोल इंडिया, नंबर्स खराब थे। खराब क्या मिक्स थे, उसकी वजह से आज थोड़ी पनिशमेंट मिली है, 4% नीचे। टाटा स्टील, हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल्स के शेयर में सब में 1-1.5-3% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ और श्री सीमेंट में भी गिरावट 1% की थी। निफ्टी के अलावा वाले जो 50 शेयर होते हैं जो निफ्टी से हट कर होते हैं, उनमें अगर आप आज बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्लैंड फार्मा और बायोकॉन, ये फार्मास्यूटिकल्स सेगमेंट से निकल के आए, हॉस्पिटल फार्मा सेगमेंट से, जिनकी वेटेज थोड़ी कम है, बट ठीक है फिर भी शेयर चले 3 से 8%। मदरसा सुम्मी नहीं चला, अदानी ट्रांसमिशन नहीं चला, यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं चला। आज एक रिपोर्ट आई थी मैक्वारी की, उन्होंने ना उस पर ही यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बोला है कि ये थोड़ा अंडरवेट है अभी भी हमारी कैटेगरी के अंदर। इन स्पाइट ऑफ दिस, उसके बावजूद भी ये शेयर आज चल नहीं पाया। अब मैं आपको मिड कैप शेयरों की कैटेगरी बताता हूँ। आज जो टूटा वो था मन्नापुरम फाइनेंशियल, 9% टूट गया एक ही दिन में। चला भी ऐसे ही था, टूटा भी ऐसे ही है। उज्जीवन टूटा, साथ ही आईओएल केमिकल्स के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, ये टूटी, और सोलारा एक्टिव, ये आज करीब 7% नीचे रहा। बढ़ने वाली कंपनीज के अंदर फाइन ऑर्गेनिक्स, सुप्रजीत, अपोलो हॉस्पिटल्स, फिनोलेक्स केबल, असाही ग्लास, ये कुछ एक शेयर्स आपको बढ़कर आज क्लोज करते हुए देखें। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से देखें और निफ्टी के अगर आप बढ़त को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा कोरिलेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि डिक्लाइन है 1200। जब 1200 शेयर टूटे हुए 600 शेयरों के मुकाबले निफ्टी फिर भी हरे निशान में बंद हो गया। वजह, आज जिन शेयरों की जो निफ्टी के अंदर वेटेज थी उनका परसेंटेज बहुत हाई था, जैसे कि आप आज आईटीसी, जैसे कि आज ब्रिटानिया, इस तरह के पावर ग्रिड, ये निफ्टी के शेयर्स थे, इनका परसेंटेज ठीक था एज कम्पेयर टू टूटने वाले शेयर्स के मुकाबले, इसलिए आपको निफ्टी प्लस बढ़त में दिखा। सेंसेक्स भी 30 शेयर्स का कोरिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, बट निफ्टी बैंक उतना ठीक नहीं था, क्योंकि निफ्टी बैंक के अंदर आपको आज लाल निशान बकायदा दिखा है। एक और चीज़ जो आज नोटिस करने वाली है, विक्स अभी भी 16.5 का है, पीसीआर अभी भी 1 का है, दोनों के अंदर बिल्डअप कम है। सुबह जो ग्लोबल आंकड़े होंगे बाजार उसी को फॉलो करेगा, ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर आज दिखे गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका भी राजेश सर आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अच्छे से आपने बताया सारी के सारी ट्रेड। तो आज की समरी यही कि आज का बाजार नहीं छोड़ जाओ, कल का बाजार फिर से देखते हैं कि कल मार्केट के अंदर क्या होता है, ग्लोबल संकेत और सारी चीज़ों के हिसाब से। मेरे को और प्रियंका को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।